हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आप सभी को पता है कि सीएसआर का रिजल्ट लग चुका है कल शाम को। और इतने धमाकेदार रिजल्ट के साथ आईएफएस ने बाजी मार लिया है इस बार भी। आप सभी को पता है कि आईएफएस बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट प्रोवाइड करता है, लेगेसी मेंटेन करता है। और ये लेगेसी किन की वजह से मेंटेन होती है? तो यही बच्चे, यही स्टूडेंट्स, यही एस्पिरेंट्स की वजह से ये लेगेसी मेंटेन होती है। और उसी लेगेसी को मेंटेन करने के लिए हमारे साथ और एक मोती और एक रत्न जुड़ चुके हैं। एंड आप सभी को पता है कि हम एक टॉपर स्टॉक सीरीज चलाते हैं, सेशन चलाते हैं, जिसकी वजह से जो भी एस्पिरेंट्स इनको देख रहा है, दे शुड मोटिवेट। इनको पता चले कि एग्ज़ाम कैसे निकाली जाए और कितने रैंक से निकाली जाती है और कैसे स्ट्रैटेजीज होती है। इनसे सारी बातें हम चुरा लेंगे और हमारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो देख रहे हैं उनको थोड़ी मदद होगी। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जी सर, थैंक यू सर। सर मेरा नाम तनुज गुप्ता है। मैं ओरिजिनली फ्रॉम मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। और मैंने अपनी एमएससी हरिद्वार से करी है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। और अभी हमारा 4th सेमेस्टर चल रहा है इंटर्नशिप का। एंड तो यू बस क्वालिफाइड सी एस आर एल एस ये विद द रैंक। विद रैंक ऑफ 42, ऑल इंडिया रैंक 42। वेरी नाइस, वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम द आईएफएस साइड। एंड मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपका मास्टर्स कौन से सब्जेक्ट में है? सर मेरा मास्टर्स माइक्रोबायोलॉजी में है। ओके। तो माइक्रोबायोलॉजी एंड लाइफ साइंस में आपको कितने प्रतिशत सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है? मेरे हिसाब से सर 60% थोड़ा सिमिलर था जैसे एग्जैक्टली? सब्जेक्ट। तो हमने उससे थोड़ा फैमिलियर तो हो ही जाता है कि हाँ फैमिलियर है, तो थोड़ा इजी पड़ा था। एंड वो जो भी सब्जेक्ट है, ये थोड़े हम हमारे मास्टर्स में पढ़े होते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट ये माइक्रोबायोलॉजी से आता है, तो इनको क्या होता है, जो बातें होती है अप्लाइड, जो बायोलॉजी होती है, इनमें बहुत सारी चीज़ें उनको सिमिलर देखने को मिलती है। इसलिए क्या होता है, इनको आसानी से वो चीज़ें समझने लगती है। तो जो भी आप मास्टर्स में सब्जेक्ट चुनते हो, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से तो चुनते ही हो, थोड़ा और आगे का भी सोच के चुन लिया करो। एंड आपको कैसे पता चला सीएसआर एग्ज़ाम के बारे में? एंड आप क्यों मोटिवेट हुए कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है? सर पहले तो मुझे नहीं पता था, बीएससी तक कुछ भी नॉलेज नहीं थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करना है आगे। फिर जैसे ही मैं एमएससी में एंटर हुआ, तो हमारे यहाँ कॉलेज के ही कुछ टीचर्स थे, उन्होंने ही बताया कि ऐसा-ऐसा एग्ज़ाम भी है, तुम कर सकते हो, आगे जाके पीएचडी हो सकती है, साइंटिस्ट बन सकते हो। तो वहाँ से थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन मिली, वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन आया। फिर कुछ टाइम बाद जब मैं सोच रहा था कि सिलेबस कितना है, कहाँ से मैं प्रिपरेशन करूँ, तो मैंने पहले यूट्यूब से ही आईएफएस को ढूँढा था। तो मुझे मिला था और वहाँ से गाइडेंस मिलता रहा। उनके बै इमोशंस बैच थे, तो स्टार्टिंग में मैंने वही लिए थे। तो उससे काफ़ी अच्छा बेस बना मेरा। नाइस, वेरी नाइस। तो क्या आपके प्लान्स हैं आगे? मतलब आपको रिसर्च में जाना है, टीचिंग में जाना है, या फिर और कोई अलग? सर मेरा अल्टीमेट प्लान तो यही है कि मुझे रिसर्च में जाना है, साइंटिस्ट ही बनना है। तो हाँ अलॉन्ग विद द सर। सीएसआईआर आपने ऑल अलग एग्जाम्स को टारगेट किया है कि आपका सोलली टारगेट सीएसआईआर ही था? नहीं सर, मैंने और भी एग्ज़ाम्स इस साल ही टारगेट किए थे। गेट दिया था मैंने, बार का दिया था। तो उसमें इतना अच्छा गेट में कुछ मतलब क्वालीफाई तो हो गया वो, लेकिन हाँ, रैंक इतनी रैंक अच्छी नहीं नहीं आया। आई। ओके। बार का तो उसमें बहुत ही टफ होता है वो तो। तो एकदम से नाम आना थोड़ा मुश्किल है। और फिर मैंने नेट का दिया था, तो नेट में भी अभी एलएससी हुआ है। और अभी आने वाले एग्जाम में टीबीटी, तो मैं वो भी दे रहा हूँ। और नेक्स्ट जेआरएफ भी मुझे देना है। वेरी नाइस। तो इट वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट सीएसआर का? यस सर। वेरी नाइस, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने एलएस निकाला है, वो भी इतने डबल डिजिट रैंक में। वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आर यू एक्सपेक्टिंग दिस रिजल्ट, या फिर आपको लगा था कि इस बार नहीं होगा, मुझे और एक बार प्रिपरेशन करना पड़ेगा? सर स्कोर कार्ड आने तक या आंसर शीट आने तक तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि शायद हो जाएगा, क्योंकि पेपर मॉडरेट था। और जब हमारी आंसर की आई, तो मेरा रॉय स्कोर 105 बन रहा था। राइट। तो उस वक्त तो मैं उम्मीद हार चुका था कि ना मुझे एलएस मिलने वाला है हाँ, ही और ना ही जेआरएफ जे। मिला। हम हमें जैसा बताया गया था कि 120 तो एक सेफ स्कोर है। राइट। परसेंटाइल आई तो मेरा नॉर्मलाइज स्कोर में 96 आया। और परसेंटाइल मेरी 98.28 आई है। तो मतलब ये अनएक्सपेक्टेड थिंग ही आपको थ्रिल देती है ना? आप जब छोड़ देते हो कि यार मेरा जेआरएफ तो छोड़ो, एलएस भी नहीं होगा, तब आपको एक रे ऑफ होप मिलती है, बिकॉज आपका अल्टीमेट टारगेट तो जेआरएफ निकालना था, राइट? बट सर ये भी अल्टीमेट। कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, है ना? बहुत लोग सोचते हैं सर मेरा एलएस ही हुआ है,
जेआरएफ ने, बट बाकी लोगों का वो भी नहीं हुआ है जो इतना डिटर्मिनेटली वो ट्राई कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती है ना। आपको थोड़ा और पुश करने के बाद डेफिनेटली आपका जेआरएफ होगा। एंड ये तो अब है आपका मास्टर्स है, पहला अटेम्प्ट है, तो बहुत यस। अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर किया है। सो कौन सी डिफिकल्टीज आई इस प्रिपरेशन के दौरान? डिफ़िकल्टी सर सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा, कि इतना बड़ा सिलेबस है, कहाँ से क्या कवर करें, और स्टार्टिंग में आपको एक गाइडेंस भी नहीं मिलता है राइट। कि आप कहाँ पूरा सिलेबस कवर करो, कितना करना है, और ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। अगर एक गाइडेंस मिल जाए तो बहुत ही ईज़ी हो जाता है रास्ता। तो फिर कैसे ओवरकम किया आपने इस डिफिकल्टी को? स्टार्टिंग में तो सर वही था कि मैं कुछ भी पढ़ रहा था, कोई भी प्लान नहीं था, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं थी, बस जो मुझे पसंद आ रहा था मैं वही पढ़ रहा था। फिर आईएफएस के थ्रू मैं यूट्यूब पे जुड़ा था, और से मुझे थोड़ा गाइडेंस मिला कि किस यूनिट में कितना कवर करना है और कैसे-कैसे क्या चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद मैंने क्रैश कोर्स ले लिया था कुछ अपने लास्ट मंथ में, जो मेरा दिसंबर तक ही था। तो वहाँ से मुझे एक पूरा रिवीजन मिल गया सिलेबस का कि कितना आना है, और जो मैंने पढ़ा नहीं है वो भी एक्स्ट्रा कवर कर लिया। फिर उसके बाद आईएफएस ने ही यूट्यूब पर एक्सप्रेस वगैरह स्टार्ट कर दी थी यस यस जेआरएफ, यस। तो हमारा आगे डिले भी हो गया था पेपर, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करा मुझे। और हमारी क्लासेस चलती थी 3-4 घंटे, हम सब बैठ के मिलके पढ़ते थे वहाँ पे, तो उससे बहुत ही एकदम माइंड में छप गई था कि इतना अच्छा सिलेबस है और इतना आने वाला है। तो वो चीज़ उस तरह से ओवरकम हो गई थी सर। तो कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था आपका, मतलब कौन सा यूनिट था कि यार इसको तो मैं जो भी क्वेश्चन आए इस सब्जेक्ट में से इस यूनिट सॉल्व ही कर लूंगा? सर मेरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट सेल बायोलॉजी थी, कि प्रांशु सर हमें पढ़ाते थे, इतने अच्छे से पढ़ाते थे वो, तो सब एकदम दिमाग में बैठ जाता था। कोई भी क्वेश्चन घुमा के आता था तो पता चलता था कि हाँ, इसको इस अप्रोच के साथ सॉल्व करना है। तो मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग सेल बायोलॉजी बन गई थी। एंड कौन सा डिफिकल्ट था कि बहुत डर लग रहा था कि यार इससे क्वेश्चन मत आया कर, ज़्यादा नहीं आने चाहिए थे? बायोकेमिस्ट्री सर, उससे ओके। बट वो तो लास्ट हाँ, में केसी सर की वजह से उससे भी डर निकल गया था। वेरी नाइस। तो जनरल एप्टीट्यूड का कितना बड़ा वेटेज हो जाता है जब आप किसी भी एग्जाम को, मतलब ऐसे लाइफ साइंस के एग्जाम को टारगेट करते हो, रैंक लाने के लिए ट्राई करते हो, जनरल एप्टीट्यूड कितना बड़ा रोल प्ले करता है इसमें? सर काफ़ी बड़ा प्ले करता है। मेरा तो पहला अटेम्प्ट था, तो मेरे से भी वही गलती हुई है कि मैंने उतना ध्यान नहीं दिया एप्टीट्यूड पर, और मैंने अटेम्प्ट भी इस बार सिर्फ़ 6 क्वेश्चन करे थे, और 6 के 6 सही थे, फॉर्च्यूनेटली। वेरी नाइस। तो बिकॉज जो हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं ना, ये थोड़ा फोबिया मानते हैं इस जो मैथ्स को, रीजनिंग को। बट मेरा ये सजेशन रहेगा, जो भी लोग देखो, डेफिनेटली बाकी जो भी लोग टारगेट कर रहे हैं वो तो लाइफ साइंस को टारगेट करेंगे ही करेंगे, है ना। बट आपका एक लिमिटिंग फैक्टर क्या हो जाता है? जनरल एप्टीट्यूड। अगर जी मे सर, बी आपने 6 की जगह 10-12 सॉल्व करे होते तो आज और कुछ रिजल्ट हो जाता, राइट। बिल्कुल, तो जनरल एप्टीट्यूड ना, ये एक आपके रैंक और आपके बीच में एक दीवार की तरह खड़ा होता है। अगर आपने इस जनरल एप्टीट्यूड को सॉल्व करा है तो वेरी अच्छे तरीके से आपका रैंक आने की संभावना है। तो कैसे रहा घर वालों का रिएक्शन, क्या रहा, और आपका कैसे रिएक्शन रहा? सर घर वाले तो खुश थे क्योंकि मेरे पापा खुद एक लेक्चरर हैं केमिस्ट्री के, तो उनको पता है कि ये वाला क्या थोड़ा-सा वैल्यू है? हाँ, अच्छे लेवल का पेपर होता है, तो वो खुश थे कि अच्छा करा मैंने इस बार। लेकिन मुझे तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा दुःख था कि बहुत ही कम मार्जिन से मेरा जेआरएफ रह गया। तो ठीक है, इट हैपन्स। आपको एक और बूस्टर मिल जाएगा, है ना, कि नहीं मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो आई कैन गेट द जेआरएफ विद द गुड रैंक, राइट। अभी आप ये कुछ यूनिवर्स की बात करते हैं ना हम, आपको कुछ सिखाना होगा यूनिवर्स को, इसलिए आपको ऐसा रिजल्ट मिला है। आपको और बिल आगे जाके 2-3 महीने बाद और एक एग्जाम आएगा, उसमें आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे, ये मैं आशा करता हूँ। बट मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, हमारे व्यूवर्स को कहना चाहता हूँ कि ये जो एलएस आपका निकला है ना, आप इसको कम मत समझिएगा। ये एक अचीवमेंट है, ये एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, ठीक है। पूरे इंडिया के बच्चे, मतलब तमिलनाडु से लेकर कन्याकुमारी तक के बच्चे, कश्मीर तक के बच्चे आपके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। उनमें से आपने इतना अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हो, तो इट इज़ नॉट अ कप ऑफ टी, है ना। तो डीमोरलाइज नहीं होना है, थोड़ा मोटिवेटेड रहना है कि यस मैं एलएस तक पहुंच गया, बस और एक स्टेप मुझे चढ़ना है, और एक मुझे एक्टिवेशन एनर्जी लेनी पड़ेगी मुझे ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए। तो बस जी सर, आपको वो ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए ऐसे कुछ झटके खाना मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाता है, तभी आपको उसका वैल्यू पता चलेगा, राइट। तो और बिल्कुल कुछ सर। सिखाना होगा यूनिवर्स को आपको, इसलिए आपको ऐसे कुछ ये मिला है रिजल्ट, जो भी बहुत अच्छा है। एंड एट द एंड
जो भी हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, तो उनको क्या सजेशन आप देना चाहोगे? जो भी आपके प्रिपरेशन के दौरान बाधाएँ आई थी, आपने कैसे ओवरकम किया एंड कैसे पीवाईक्यूज़ को सॉल्व किया? कुछ 2-3 पॉइंट्स में हमारे व्यूअर्स को जो आसानी से समझ जाए कि यस हमारे एंड में हमारे जो 10-15 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, उनमें क्या अपना मेंटालिटी रखना है? ये कुछ बातें आप शेयर करेंगे? हाँ सर, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि बिल्कुल रिलैक्स रहना है, जो भी तुम्हारी करनी है उसको एन्जॉय करना है। पढ़ाई को जब एन्जॉय करोगे तो ही मोटिवेशन आता है, तभी स्ट्रेस फ्री पढ़ाई हो पाती है और वो चीज़ें दिमाग में घुसती हैं। तो पहला तो यही है कि बिल्कुल टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, बिल्कुल मज़े लेके एकदम अच्छे से पढ़ना है। अगर आईएफएस के साथ जॉइन कर रहे हो तो मज़े लेके तो पढ़ना इज़ मैंडेटरी। राइट, तो वो चीज़ है और पीवाईक्यूज़ बहुत लोग गलती करते हैं कि मेरा भी स्टार्टिंग में था कि पीवाईक्यूज़ से मुझे डर लगता था। मैं सॉल्व नहीं करता कि क्या पता गलत हो जाए, मुझे आए ना। तो मेरे भी कुछ दोस्त थे, टीचर्स थे, उन्होंने कहा कि डरना किस बात का है, ये मेन एग्ज़ाम थोड़ी ना है। तुम दो, अगर गलत हो रहे हैं तो हो रहे, कोई बात नहीं। तो उस तरह से मैंने देना स्टार्ट करा, पीवाईक्यूज़ दिए, मॉक टेस्ट दिए, तो मेरा डर वो निकला और ये डर निकलना बहुत ज़रूरी है सर। वही ना आपको मतलब ऐसा कुछ अजीब-अजीब नहीं लगता सेंटर में जाके, मैं ये कौन से क्वेश्चन्स देख रहा हूँ मैं, ये क्या देख रहा हूँ? जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो आपको एक लेवल, एक सिमिलैरिटी क्वेश्चन्स में देखने को मिलती है, तो उससे आप घबराते नहीं हो और जब घबराते नहीं हो तो सारी बातें याद आती है, क्लिक होती है, तब आप अच्छे तरीके से उसका आंसर कर पाते हो। तो जो 10-15 दिन बचे थे आपके एग्ज़ामिनेशन में, उस दंद 10-15 या सीधा-सीधा 1 महीने की बात कर लो, तो आपका मेंटालिटी आपकी कैसी थी? आपने प्रेशर को कैसे झेला? आपको प्रेशर आया या नहीं ना आया, ये भी बता दीजिए? प्रेशर तो सर आता ही है। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक भी ऐसा लगेगा कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, शायद हमारा रिविज़न नहीं हुआ है। लेकिन खुद पे भरोसा करना चाहिए क्योंकि अगर वो क्वेश्चन तुम्हारे सामने जब आएगा, तुम्हारे ब्रेन में वो याददाश्त आ जाएगी कि हाँ, इसका ऐसा-ऐसा सीन है। और लास्ट के कुछ दिनों में मैंने बस नोट्स को रिवाइज़ करा और पी-वाईक्यूज़ यूज़ करे थे और मॉक टेस्ट लगाए थे और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना बस। तो आपने जो हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, आप बनाए हैं या नहीं बनाए? बनाए हैं सर। तो उसका वो कितना इम्पोर्टेंस है? हाँ सर, बहुत ज़रूरी है। जितने नोट्स अगर हम बनाते हैं, तो उस हिसाब से हम उसे पढ़ेंगे। मतलब शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है। वो एकदम एक्टिव रिकॉल के लिए वो चीज़ जितना एक्टिव रिकॉल होगा उतना अच्छा है सर। वेरी नाइस एंड बहुत कामयाबी आप हासिल करें मैं बोलना चाहता हूँ और अभी के लिए तो बिग कांग्रेचुलेशन आईएफएस की तरफ से एंड हम प्राउड है आपके ऊपर एंड आई होप कि आपके पेरेंट्स भी प्राउड होंगे एंड खुद को मोटिवेटेड रखना है अ, और अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी है जो भी आपको फ्यूचर में सिक्योर करना है अपनी पोजीशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर एंड बिग 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 कांग्रेचुलेशन फॉर नाउ थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम थैंक यू सर, थैंक यू।